हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चली रही होगी। तो आपके एग्जाम से रिलेटेड आज एक और वीडियो जिसमें हम पीवाई के डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स कॉल्ड फाइबर ऑप्टिक्स। कि इनमें से कौन सा ऐसा बेसिक प्रिंसिपल है जो कि क्या है, ऑफ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जिसे फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिकी की एक शाखा का मूल्य सिद्धांत है जिसे फाइबर ऑप्टिक्स कहा जाता है। तो जो फाइबर ऑप्टिक्स है ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ठीक है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ये करती है TIR। क्या होता है TIR? दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू थिन लेसेस। ठीक है, तो ये हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जो सेकेंड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। की जो फोकल लेंथ होती है कन्वर्जिंग लेंस की वो पॉजिटिव होती है। तो कन्वर्जिंग लेंस हैव कन्वर्जिंग लेंस हैव कन्वर्जिंग लेंस हैव पॉजिटिव focal length. Converging lens have a positive focal length, so they also have positive power value. So they also have positive power वैल्यू। ठीक है, तो कन्वर्जिंग लेंस की पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है और दे ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव पावर वैल्यू। तो जो पहला ऑप्शन है, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा है, द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज नेगेटिव। की जो पावर होती है कन्वर्जिंग लेंस की वो नेगेटिव होती है। अभी बताया कि कन्वर्जिंग लेंस हैव अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो दे ऑल्सो हैव अ पॉजिटिव पावर वैल्यू। तो नेगेटिव पावर वैल्यू किसकी होती है, डायवर्जिंग की। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। थर्ड इज द पावर ऑफ कन्वर्जिंग लेंस इज पॉजिटिव। तो इस केस में जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, करेक्ट आंसर। इसका आगे का क्वेश्चन होगा चूज द करेक्ट कोड। तो सिंपल, जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन होगा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज, द वेव विद द फ्रीक्वेंसी अबव द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड। कि मानव की श्रव्य सीमा के ऊपर फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे कॉल्ड डैश है, उन्हें हम कहते हैं सुपरसोनिक वेव्स, अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंफ्रासोनिक वेव्स या हाइपरसोनिक वेव्स। एज वी ऑल नो कि जो एवरेज हियरिंग रेंज है ह्यूमन की वो किस किस के बीच में है, वो है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, जो एवरेज हियरिंग रेंज है ह्यूमन की दैट इज किस किस के बीच में, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार एक ही ईयर में पूछा गया है। ठीक है, एंड यूजेस 3 मसल्स टू एड द हियरिंग प्रोसेस। और 3 मसल्स का यूज किया जाता है हियरिंग प्रोसेस के लिए। अब जो बिलो होती है 20 हर्ट्ज से, उस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। और जो अबव होती है 20 हर्ट्ज से, उस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, अल्ट्रासोनिक वेव्स इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, द स्पेस बिटवीन द लेंस एंड रेटिना ऑफ एन आई इज फिल्ड विद डैश। कि आंख के लेंस और रेटिना के बीच का स्थान किससे भरा हुआ होता है। तो वो भरा हुआ होता है विट्रस ह्यूमर से। विट्रस ह्यूमर। तो लेट्स सी ऑप्शन। पहला है सिलियरी मसल्स, इनकरेक्ट। दूसरा है सस्पेंसरी लिगामेंट, इनकरेक्ट। एक्वस ह्यूमर, इनकरेक्ट। विट्रस ह्यूमस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स होती है या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स है, और इसमें चूज द करेक्ट कोड चूज करना है। ओनली टू, बोथ 1 and 2, नाइदर 1 or 2 और ओनली 1। तो एज वी ऑल नो कि जो साउंड वेव्स हैं, साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रॉनिक वेव्स नहीं होती हैं तो होती है मैकेनिकल वेव्स। तो सेकंड ओनली इनकरेक्ट। बोथ 1 and 2 दोनों ही सही है, ये भी करेक्ट। नाइदर 1 nor 2, नहीं पहला नहीं दूसरा, ये भी इनकरेक्ट।
वन ओनली, तो लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द करेक्ट वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ वर्क या फिर एनर्जी इन जूल, कि इनमें से कौन सी करेक्ट वैल्यू है। तो जो पहला ऑप्शन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 1.186 जूल, कि 1 कैलोरी जो है वो किसके इक्वल होता है, तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल, ये तो सही है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻6 जूल, तो 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। 1 किलोवाट आर 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल, तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर, कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जूल, ये सही था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। 1 अर्ग इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल, ठीक है, और 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, और इनमें पूछा था कि कौन सा करेक्ट वैल्यू है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 इज एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कैन हियर साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अप टू, अभी डिस्कस किया था, तो कहां तक होती है रेंज, 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। तो पहला है 35 किलो हर्ट्ज, इनकरेक्ट। 20 किलो हर्ट्ज, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 इज डैश इज आर कॉल्ड फ्लूइड्स, कि इनमें से हम किसे फ्लूइड्स कहते हैं। पहला ऑप्शन है लिक्विड और दूसरा है गैस। तो फ्लूइड्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो फ्लो करते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह। एज वी ऑल नो कि जो फ्लूइड है जिसके पास क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, तो फ्लूइड एक ऐसा मटेरियल जो फ्लो करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे। तो जो लिक्विड और गैस है ये भी दोनों क्या है, इन्हें दोनों को भी हम क्या कहेंगे, फ्लूइड्स ही कहेंगे, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके पास टेंडेंसी होती है फ्लो करने की। तो बोथ 1 एंड 2, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज पास्कल लॉ इज कंसर्न विद, किसके संबंध में है पास्कल लॉ। एज वी ऑल नो कि ये है प्रेशर इन अ लिक्विड, प्रेशर इन अ लिक्विड। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन प्रेशर इन अ लिक्विड इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 इज इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है, अब बॉडी एट अ रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट में है तो वो कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगी, एंड अ बॉडी इन मोशन, अगर बॉडी मोशन में है तो वो कंटिन्यू मोशन में रहेगी विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इनर्शिया। तो पहला है मोबिलिटी, दैट इज इनकरेक्ट। दूसरा है इनर्शिया, इनर्शिया इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम, कि इनमें से कौन सी इक्वेशन जो है करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, किसका, मोमेंटम के लिए कौन सा करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है। मास स्मॉल m, वेलोसिटी v, एंड मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p ऑफ द बॉडी। तो एज वी ऑल नो कि जो लीनियर मोमेंटम होता है वो किसका प्रोडक्ट होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब मोमेंटम को किससे डिनोट करता है, p से, तो m इंटू v, ठीक है। तो लेट्स सी, तो पहला ऑप्शन तो इनकरेक्ट है, दूसरा ऑप्शन क्या है, करेक्ट आंसर। और एज वी ऑल नो कि जो मास है ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बट जो प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का वो क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो मोमेंटम भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम भी क्या है, दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 इज कि which of the following will have the electronic configuration of 28 18 32 18 81, कि इनमें से बताना है कि ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वैल्यू गिवन है दैट इज 2 8 18 32 18 8 1। तो बताना है कि ये जो वैल्यू गिवन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, ये किसका है। तो वो करने के लिए हम इन्हें सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 2 8 प्लस 18
प्लस 32 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 1। अगर इन्हें ऐड करा तो जो ऐड करके वैल्यू आएगी दैट इज 87, दैट इज 87। इनको ऐड करके जो वैल्यू आई है दैट इज 87। अगर बात करें एटॉमिक नंबर की तो एज वी ऑल नो कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो ये आया 87 हमारा, हमने टोटल करके निकाल लिया। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, एटॉमिक नंबर आ गया 87। अब एटॉमिक नंबर 87 किसका होता है, उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल याद होनी चाहिए, वो होता है फ्रेंसियम का। किसका होता है एटॉमिक नंबर 87, तो वो होता है फ्रेंसियम का, जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, दैट इज अ लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो लेट्स सी ऑप्शन पहला है रुबिडियम, इनकरेक्ट, दूसरा है फ्रेंसियम इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 इज कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग चार्ज ऑफ 5 कूलम across 2 point having a potential difference of 25 volt। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ठीक है, दैट इज 5 कूलम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज गिवन टर्म, ये है 20, पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज 25 वोल्ट। इज दैट क्लियर? क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन, कि कैलकुलेट द वर्क डन। तो एज वी ऑल नो कि वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज 5 कूलम इनटू 25। तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5, अगर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू 125 जूल। तो लेट्स सी, तो पहला ही ऑप्शन 125 जूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मिक्सचर एंड नॉट अ कंपाउंड। इनमें से ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मिक्सचर की है बट कंपाउंड की नहीं है। लेट्स सी, तो पहला ऑप्शन है कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड, कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट को सिर्फ किससे सेपरेट कर सकते हैं, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसीजर के थ्रू। तो ये तो दोनों की प्रॉपर्टी है। दूसरा, इट हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी एज कंपेयर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंस, कि घटक पदार्थों की तुलना में इसमें पूरी तरह से अलग गुण है। तो ये भी दोनों की है। इट इज फॉर्म व्हेन एलिमेंट रिएक्ट, कि कंपाउंड का फॉर्म होता है जब एलिमेंट क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। अब इट हैज अ वेरिएबल कॉम्पोजिशन, तो जो वेरिएबल कॉम्पोजिशन होता है वो किसका होता है, सिर्फ मिक्सचर का होता है। तो जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो मिक्सचर की है, वो कंपाउंड की नहीं है। ठीक है, तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा यही है कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी मिक्सचर की है और कंपाउंड की नहीं है। उस केस में मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, मिक्सचर्स क्या है, कंपाउंड्स क्या है, उसके लिए आपको उन दोनों में डिफरेंस, ये आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने जरूरी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर, इनमें से ऐसा कौन सा पैरामीटर है विल बी द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, जिसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए। इफ वी वांट टू, जब हमें क्या सेपरेट करना हो, वी वांट टू सेपरेट टू मिजिबल लिक्विड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, कि जब दो मिजिबल लिक्विड को सेपरेट करना हो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस, तो जो दो मिजिबल लिक्विड को हम सेपरेट कर सकते हैं वो कौन से मेथड के थ्रू, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और कौन सा पैरामीटर विल बी द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। इज दैट क्लियर? दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो लेट्स सी, पहला है सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इनकरेक्ट। दूसरा फ्रीजिंग पॉइंट, इनकरेक्ट। थर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज द करेक्ट आंसर, की जो आपका थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 इज मेंडलीव इन हिज पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में प्रिडिक्ट किया था अबाउट एन एलिमेंट जिसे कहा गया एक्का बोरोन, व्हाट इज इट कॉल्ड नाउ। अब उसे क्या कहा जाता है, जर्मेनियम, सीजियम, स्कैंडियम या फिर गैलियम। तो जो एक्का बोरोन वाज द नेम, किसने दिया था, वो दिया था मेंडलीव ने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट। इज दैट क्लियर? कि एक्का बोरोन वाज द नेम गिवन बाय मेंडलीव to the undiscovered element which now exists by the name of scandium, जो अब किस नाम से एग्जिस्ट करता है, तो वो करता है स्कैंडियम, जिसे हम डिनोट करते हैं किससे, SC से। इज दैट क्लियर?
तो इट इज अ रेयर अर्थ मेटल ऑफ ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल जिसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और जिसका सिंबल होता है Sc, जो अभी बताया था जिसका सिंबल होता है Sc। तो कुछ फ्यू एलिमेंट प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव और उनका करंट नेम, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है अगर ये पूछा है। तो एक का बोरोन का जो अब करेंटली जो नाम है दैट इज स्कैंडियम, एक का एल्यूमिनियम दैट इज गैलियम और एक का सिलिकॉन दैट इज जर्मेनियम एंड दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर ये पूछा है तो इन दोनों में से भी कोई भी पूछा जा सकता है। तो जर्मेनियम तो अभी बताया, जर्मेनियम किसका है, एक का सिलिकॉन, ठीक है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट, सीजियम नहीं है, स्कैंडियम किसका, एक का बोरोन, तो जो थर्ड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये किसका है, ये है एल्यूमिनियम का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17 इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कोल, कि इनमें से ऐसा कौन सा टाइप है कोल का इज अ शेड ऑफ डल ब्लैक विद वेरी लिटिल विजिबल प्लांट मैटर, कि निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयल है सुस्त काले रंग का होता है जिसमें पौधों का पदार्थ बहुत कम दिखाई देता है, तो वो होता है सब बिटुमिनस, सब बिटुमिनस। लेट्स सी, पहला है लिग्नाइट, इनकरेक्ट, सब बिटुमिनस इज द सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। थर्ड है एंथ्रेसाइट, इनकरेक्ट। फोर्थ पीट इज द इनकरेक्ट, तो जो सेकंड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड, इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जो मोस्ट सुटेबल मेथड है फॉर सेपरेशन ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फोर, एज वी ऑल नो, और ये बहुत बार हमने डिस्कस किया है, वो कौन सा होता है, दैट इज सब्लिमेशन, दैट इज सब्लिमेशन। तो लेट्स सी ऑप्शन, पहला है सब्लिमेशन, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रोमेटोग्राफी और इवेपोरेशन। तो सब्लिमेशन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 इज वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाई इमेज of surface of element showing atom by using a technique जिसे कहते हैं STM। तो पूछ लिया कि STM की फुल फॉर्म क्या है, तो STM की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी। लेट्स सी, सेगमेंटेड टेलीमेट्रिक मैग्निफिकेशन, इनकरेक्ट। सुपर टेलीमेट्रिक माइक्रोस्कोपी, इनकरेक्ट। स्टिमुलेटेड टेलीस्कोपिक माइक्रोस्कोपी, इनकरेक्ट। स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोपी जिसे और क्या कहते हैं, STM, ये क्या है, एक इमेजिंग टेक्निक है जिससे हम ऑब्टेन कर सकते हैं अल्ट्रा हाई रेजोल्यूशन इमेजेस एट द एटॉमिक स्केल बिना किसी लाइट और इलेक्ट्रॉन बीम का यूज किए हुए। और ये बेसिक इंस्ट्रूमेंट यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी की रिसर्च, ठीक है, जो ये है दैट इज अ बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो यूज होता है नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 इज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज नॉट एप्लीकेबल टू एलिमेंट, इज दैट क्लियर, कि जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था was not applicable to element of atomic mass higher than, ठीक है, कि न्यूलैंड का आज तक नियम निम्न से अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों पर लागू नहीं होता था। तो पहला है एटॉमिक मास 15, 15, 55, 50, 35 और 40। तो एज वी ऑल नो कि ये जो एप्लीकेबल था ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट तक था जिसका एटॉमिक मास था अप टू 40U, और 40U एटॉमिक मास किसका होता है, वो होता है कैल्शियम का, किसका होता है, कैल्शियम का। तो न्यूलैंड प्रपोज दैट कि जो उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया था एटॉमिक वेट के बेसिस पे, कि इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के बेसिस पे न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को अरेंज किया था, और देन एवरी एलिमेंट, हर एक 8 एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सिमिलर थी फर्स्ट एलिमेंट से, कि हर एक 8वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो फर्स्ट एलिमेंट की सिमिलर थी। बट आफ्टर कैल्शियम ये लॉ सीज हो गया, ये सिर्फ वैलिड कहां तक था, टू बी वैलिड एज आफ्टर कैल्शियम, की हुई हर एक एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी थी वो सेम नहीं आ रही थी उस फर्स्ट एलिमेंट के, ठीक है। तो ये था 55U, इनकरेक्ट। दूसरा है 50, 30, तो 40U, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सिर्फ एप्लीकेबल था लाइटर एलिमेंट में जिनका एटॉमिक मास होता है कहां तक, अप टू 40U, और 40U किसका होता है, दैट इज कैल्शियम। और ये क्वेश्चन भी 2 बार घुमा के पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। एक बार अलग तरीके से पूछा गया था, वो भी हमने सॉल्व किया था, और ये भी उससे थोड़ा सा बस चेंज करके पूछ लिया गया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इनमें से कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो हाईएस्ट अमाउंट परसेंट बाय मास प्रेजेंट होता है इन द ह्यूमन बॉडी। इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22 इज what is the maximum capacity of electron accommodation of the n cell in an atom,
कि किसी परमाणु के n कोश के इलेक्ट्रॉन अवयवन की अधिकतम क्षमता क्या है, तो वो हम किस फॉर्मूले से निकालते हैं, वो निकालते हैं 2n स्क्वायर। तो n की वैल्यू कितनी है 3, तो टोटल कितना आ जाएगा, दैट इज 18। तो पहला है 28 इनकरेक्ट, 30 इनकरेक्ट, 18 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। तो एज वी ऑल नो कि अगर फिगर की बात करें तो जो रेजिस्टर है 1 ओम एंड 1 ओम, ये किसमें है, ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में, किसमें है, पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में। तो पहले निकाल लेंगे 1 r डैश इज इक्वल टू, किसमें है ये पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में है, तो दैट इज 1/1 प्लस 1/1, तो ये कितना हो जाएगा 1 1, दैट इज 2/1। अगर मैं लिखूं तो r डैश इज इक्वल टू 1/2। इज दैट क्लियर? अगर बात करें सेकंड की, तो जो रेजिस्टर है 2 ओम और 2 ओम, ये भी किसमें है, ये भी पैरेलल उसमें है, तो r1 r डबल डैश, तो दैट इज ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये कितना हो गया, दैट इज 2/2, तो r डबल डैश कितना आ गया, दैट इज 1। ठीक है, अगर बात करें थर्ड उसकी, तो इसमें भी ये भी पैरेलल में 3 ओम 3 ओम, तो इसका भी कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा दैट इज r, निकाल लेंगे आप, दैट इज 3/2, कितना आ जाएगा, दैट इज 3/2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, तो r डैश प्लस r डबल डैश प्लस तीनों का निकाल लेंगे, तो दैट इज 1/2 प्लस 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, टोटल आंसर आ जाएगा आपका दैट इज 3 ओम, दैट इज 3 ओम। तो लेट्स सी, पहला है 3 ओम, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 24 इज व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ वेव। ठीक है, क्या बताना है, व्हाट इज द वेवलेंथ, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। ठीक है, वेव दैट इज प्रोड्यूस इन एयर दैट ट्रेवल एट अ स्पीड 300 मीटर पर सेकेंड एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60,000 हर्ट्ज। तो स्पीड क्या है, दैट इज 300 मीटर per second and frequency is equal to 60,000 hertz। क्या निकालनी है, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ। तो एज वी ऑल नो कि वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू स्पीड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये आ जाएगा 300/60,000। इसे कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर 0.5 इंटू, ये कैलकुलेट करके आएगा 0.5 इंटू 10 रेज टू पावर -2 मीटर, और ऑप्शन देखे तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो ये हो जाएगा 0.50 सेंटीमीटर। तो पहला इनकरेक्ट, दूसरा, तीसरा, फोर्थ ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25 इज विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज नॉट करेक्ट अबाउट मोनरा। इनमें से कौन सी फीचर जो है मोनरा के रिगार्डिंग सही नहीं है। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और ऑर्गेनल नहीं होता। तो जो किंगडम मोनेरा है, ठीक है, ये क्या है, मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, और एज वी ऑल नो कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनल नहीं होते हैं, तो ये तो सही है। दे आर ऑल ऑटोट्रॉपिक, तो ये सारे ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, ये हो गया इनकरेक्ट। तो ओनली 2 दैट इज इनकरेक्ट, नाइदर 1 नॉर 2, ये भी इनकरेक्ट, ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। तो मोनेरा क्या है, मोनेरा इज अ किंगडम ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। जो सबसे पहले प्रपोज किया था एज अ फाइलम, वो किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने इन 1866 में। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, और दे आर मोस्टली जो पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कोल्ड स्प्रिंग्स, नो डीप ओशन और पैरासाइट्स इन अदर ऑर्गेनिज्म। दे आर ऑल ऑटोट्रॉप्स, ये तो सही स्टेटमेंट नहीं है रिगार्डिंग मोनेरा। और किंगडम मोनेरा को हम 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। और ये ऐसे प्रोकैरियोट जिनके पास वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल नहीं होते, ना न्यूक्लियस, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना ही क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम डज नॉट एक्सिबिट द वैलेंसी ऑफ 2। तो एज वी ऑल नो कि ऑक्सीजन की अगर बात करें तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। तो ये तो नहीं है। दूसरा है मैग्नीशियम, और बात करें किसकी, बेरिलियम की। तो जो मैग्नीशियम और बेरिलियम है, ये क्या है, एल्केलाई अर्थ मेटल है। ये दोनों ही क्या है, एल्केलाई अर्थ मेटल है, और जिनकी वैलेंसी कितनी होती है, जिनकी वैलेंसी होती है 2। बट जो कार्बन है, कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, 4 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। तो इसकी वैलेंसी तो 2 नहीं होती, इसकी वैलेंसी होती है 4। तो जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा यही था कि कौन सा आइटम ऐसा है जिसकी वैलेंसी 2 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 is Torricelli is associated with the invention of which of the following device। तो थर्मोमीटर, मैनोमीटर, बैरोमीटर।
तो टोरिसेली इज एसोसिएटेड कि टोरिसेली निम्नलिखित में से किस उपकरण के आविष्कार से जुड़ा है, तो वो किससे जुड़ा है, दैट इज अ बैरोमीटर। किससे जुड़ा है, वो जुड़ा है बैरोमीटर, जो मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, जो मेजर किसे करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 इज इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका केमिकल फॉर्म पॉलीथाइलिन टेरिथैलेट का केमिकल फॉर्मूला, तो वो होता है दैट इज C10H8O4N। तो लेट्स सी, पहला है C8H10, दैट इज इनकरेक्ट। तो सेकंड ऑप्शन भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 इज व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ डायमंड। एज वी ऑल नो कि जो डायमंड है दैट इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, या फिर कह सकते हैं कि डायमंड क्या है, दैट इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन, और जिसकी डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो लेट्स सी, पहला ये ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है, ये रिएक्शन गिवन है, बताना है इनमें से कौन सा कैटालिस्ट यूज होता है। तो जो रिएक्शन है दैट इज C6H12O6, ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन फॉर द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज। और जो फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज है किसकी प्रेजेंस में होता है, ये होता है ईस्ट में, जिसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, 2 मोल होता है इथेनॉल के, 2 होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, और 2 किसके होते हैं, एटीपी के, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो पहला है लो प्रेशर इनकरेक्ट, HCl इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। फर्दर ऐसी क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।